हेलो बच्चों, कैसे सही बच्चे। आज बच्चे मैं आपको रिवाइज कराने के लिए आया हूँ एक चैप्टर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीएसटी का चैप्टर है सर। जीएसटी के चैप्टर का नाम क्या आपकी स्क्रीन पर आ रहा है बच्चे? दैट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई से एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है बच्चे, और आप उम्मीद लगा सकते हैं कि 5 नंबर का तो आ ही जाता है। अब सवाल ये है कि सर इस चैप्टर का बेसिक और क्या है। देखो बच्चे, अगर आप सप्लाई करते हो तो ऑब्वियसली जीएसटी लगता है, और जीएसटी लगना है तो हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, दैट इज कितने का बेचा और उस पे जीएसटी रेट। तो ही तो जीएसटी की लायबिलिटी आएगी। तो ये चैप्टर है कि सर जी वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो मैं आपसे बहुत ही सिंपल शब्दों में बोलूं, जैसे कि सपोज करो मैं अभी फ्रेश लाइम सोडा पी रहा हूँ और मैंने मान लो ये 400 रुपए का खरीदा, तो जीएसटी किस पे लगेगा? 400 पे लगेगा। अब सपोज करिए मैंने ये मोबाइल फोन परचेज करा, ठीक है, आपने भी परचेस करा हुआ है, मैंने भी परचेस करा हुआ है, ये मैंने 30,000 का परचेस करा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सप्लाई? 30,000। सर हम वैल्यू ऑफ सप्लाई क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि बच्चे यही ये जो 400 का सोडा था और 30,000 का मोबाइल था, इसके ऊपर ही तो जीएसटी रेट लगेगा। तो इसी से रिलेटेड हमको सारी बातें करनी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सेक्शन 15 के कई सबसेक्शन है, 15 सबसेक्शन 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसमें जो इंपॉर्टेंट सबसेक्शंस हैं वो एक है बच्चे सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 2 इंक्लूड्स की बात करता है, सबसेक्शन 3 एक्सक्लूड की बात करता है। सारी बातें करेंगे। आइए बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं। 15 सबसेक्शन 1। 15 सबसेक्शन 1 कहता है वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स और सर्विसेज। क्या होगी सर वैल्यू ऑफ सप्लाई? इज ट्रांजैक्शन वैल्यू। आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ट्रांजैक्शन वैल्यू। आप में मार्केट में जाते हैं, जिस भी प्राइस पे हम खरीदते हैं, दैट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू। बट ट्रांजैक्शन वैल्यू तब ली जाएंगी जब दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। क्या है वो दो कंडीशन? द सप्लायर एंड रेसिपिएंट शुड बी अनरिलेटेड। एक बार साथ साथ बोलिएगा बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, फिर भी आप घर पे भी बैठे हैं साथ साथ बोलिए। दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, सप्लायर एंड रेसिपिएंट दोनों अनरिलेटेड होने चाहिए, एंड प्राइस शुड बी द सोल कंसिडरेशन। अगर दोनों अनरिलेटेड है, आप दुकान जाते हो आप अनरिलेटेड हो और प्राइस पे ही आप डील करके आते हो, तो अगर ऐसा हो गया तो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी बच्चे? ट्रांजैक्शन वैल्यू। मैंने एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है। ए ने परचेज करा एक एसी। ए ने परचेज करा बच्चे एक एसी। जस्ट सेकेंड। ए ने परचेज करा एक एसी। किससे परचेज करा? वोल्टास। तो वोल्टास वाला बिल बना कर देगा। इनवॉइस चैप्टर आपको पता ही है। इनवॉइस में लिखा 50,000। अब 50,000 क्या हो गई? वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब जो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगे, एज्यूमिंग ये इंटरेस्ट रेट है, तो मान लो 10-10%, तो 5,000 5,000, और मिस्टर ए ये पे कर देगा। तो कुल मिलाकर ये जो रेट लगा है ये किसके ऊपर लगता है बच्चे? वैल्यू ऑफ सप्लाई। और वैल्यू क्या हो गई जी? ट्रांजैक्शन वैल्यू। और दो कंडीशन सेटिस्फाई कौन सी करनी थी फटाफट बताइए? बायर एंड सेलर शुड बी अनरिलेटेड एंड प्राइस शुड बी द सोल कंसिडरेशन। आई होप आपको ये क्लियर है। सर अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो क्या हम ट्रांजैक्शन वैल्यू ले सकते हैं? नहीं बेटे, तो आप ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं ले सकते। इफ बोथ द अबव कंडीशंस आर नॉट satisfied, रेफर वैल्यूएशन रूल्स अंडर चैप्टर 4 और वैल्यूएशन रूल्स। तो अगर ये सेटिस्फाई नहीं हुई तो आपको वैल्यूएशन रूल्स रेफर करने पड़ेंगे। और इसका मतलब कौन सा सेक्शन लग जाएगा? 15 सबसेक्शन 4। आइए सीधा 15 सबसेक्शन 4 के ऊपर। हम लोगों को 15 सबसेक्शन 4 आपका सीए में है ही नहीं, ठीक है। 15 सबसेक्शन वो बस ये कहता है इफ वैल्यू ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी डिटरमिन्ड अंडर 15(1), द सेम शैल बी डिटरमिन्ड एज पर वैल्यूएशन रूल्स। बस इतनी सी बात बोलता है। और चलो अगर अभी हम 15(4) पर आए तो 15(5) भी हाथ के हाथ ही खत्म कर दें। कुछ चीजें ऐसी होती है, देखो बेटे, हम जब शॉप पे जाते हैं तो ऑब्वियसली वैल्यू क्या ली जाती है? वॉट एवर इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू। बट कुछ केसेस में सरकार कहती है कि मुझे जानना ही नहीं है तुम कितने पे खरीद के लाए हो, या मुझे जानना ही नहीं तुमने कितने का बेचा है। गवर्नमेंट बताएगी कि इसकी ये वैल्यू है और इस पे आपको जीएसटी देना पड़ेगा। एक बार दोबारा बोलता हूँ, हम वैल्यू इसलिए निकाल रहे हैं सो दैट उस वैल्यू के ऊपर जीएसटी लगे। और गवर्नमेंट कहती है कुछ चीजों की वैल्यू हम डिसाइड करेंगे, तुम डिसाइड नहीं करोगे। बहुत अच्छी बात है। Value of supply will be determined by central government on the recommendation of GST Council in relation to certain supplies. I hope आपको स्क्रीन पर 15(1), 15(4), 15(5) क्लियर दिख रहा हो। अब मैं आपके पास मेन जो ये चैप्टर है उसके ऊपर आ रहा हूं। दैट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड्स। लोग बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं बेटे। देखो सिंपल सी बात है, आपको भी ये बात पता है कि गवर्नमेंट चाहती है ज्यादा से ज्यादा जीएसटी हो, और दुकानदार और द सप्लायर एंड द कस्टमर वांट्स की जीएसटी कम से कम। तो लोग क्या करते हैं? वैल्यू को ब्रेक कर देते हैं।
जैसे कि वो कहते हैं कि लेमनेड पे टैक्स है ना, मैं स्ट्रॉ की वैल्यू अलग लगा दूंगा, कैप की वैल्यू अलग लगा दूंगा, इसके अंदर पानी की वैल्यू अलग लगा दूंगा, सिर्फ सोडा की वैल्यू लग जाए। ऐसे नहीं होता ना जिंदगी में। तो सरकार ने बोला कि भाई तुम वैल्यू को जैसे मर्जी काट लो, ठीक है। इट इंक्लूड्स, तो मैं समराइज करता हूँ 15 सबसेक्शन 2। ये कहता है इट इंक्लूड्स क्या क्या, 15 टू ए, 15 टू बी, 15 टू सी, 15 टू डी, 15 टू ई। बहुत अच्छी बात है। 5 आपके इसके अंदर क्लॉज आएंगे, ठीक है बच्चे। जैसा कि आपको पता है सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 एंड क्लॉज ए बी सी डी ई। तो सबसे पहली चीज क्या कहते हैं, मैं आपको बड़ी सिंपल सी चीज बोलता हूँ। आपने अगर कभी गाड़ी खरीदी होगी, अगर आपके पेरेंट्स ने कभी गाड़ी खरीदी है, तो उसमें देखिएगा जब आप गाड़ी परचेज करते हैं, सर क्या गाड़ी पे जीएसटी लगता है? बिल्कुल लगता है। क्या उस पे सर रोड टैक्स लगा होता है? बिल्कुल लगा होता है। अब सवाल ये है कि सर अगर हमने कार परचेज करी 1 लाख की और उस पे अगर रोड टैक्स लगा हुआ है, तो क्या जीएसटी क्या रोड टैक्स के ऊपर भी लगता है, या होंडा बोलेगा भाई मैंने तो गाड़ी बेची है? आंसर इज रोड टैक्स पे भी लगता है। तो 15 टू ये कहते हैं कि कोई भी टैक्स अगर चार्ज करा जा रहा है तो वो वैल्यू में इंक्लूड होगा। 15 टू ए सेज टैक्सेस ड्यूटी सेस चार्जेस अंडर एनी अदर लॉ, रोड टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट, भाई जो मर्जी टैक्स हो, टोल टैक्स, जो भी सामान बेचते टाइम अगर लग रहा है वो वैल्यू में इंक्लूड होगा। लेकिन कुछ टैक्सेस इंक्लूड नहीं होंगे, एक्सेप्ट एसजीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी, सेस और आईजीएसटी। भाई ये तो निकाल ही रहे हैं, तो ये कैसे इंक्लूड कर देंगे? तो बेसिकली 15 टू ए कहता है सारे टैक्सेस ड्यूटी सेस इंक्लूड हो जाएंगे एक्सेप्ट सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी। इसका मतलब आप मुझे बताइएगा, म्युनिसिपल टैक्स आपको दिया हुआ है, इसको इंक्लूड करूंगा? जी हाँ बिल्कुल, स्क्रीन पे लिखो ऑटो में इंक्लूडेड। अब मैं टीसीएस के ऊपर एक नई बात करूंगा। सीबीआईसी का सर्कुलर आया था। टीसीएस क्या होता है बेटे? आप सबने डायरेक्ट टैक्स के अंदर टीसीएस पढ़ा होगा, आपने उसमें मोटर व्हीकल का पढ़ा होगा। 20 लाख से ऊपर की गाड़ी होती है, सॉरी 10 लाख से ऊपर की गाड़ी होती है तो टीसीएस लगता है। तो मैंने यही एग्जाम्पल बनाया। मिस्टर ए, यानी कि मान लीजिए आप गाड़ी परचेस करने गए, कौन सी गाड़ी? होंडा। क्या बात है भाई, बड़ी तरक्की कर ली। तो आपने होंडा खरीदी, कितने की? ओहो 1 लाख रुपए की। वाह, 1 लाख की होंडा। इस प्राइस पे तो नैनो आती थी। कोई बात नहीं बेटे, एग्जाम्पल है, सब चलेगा। 1 लाख रुपए की गाड़ी, होंडा ने बोला अरे भैया रोड टैक्स भी लगेगा। मैंने कहा ठीक है जी। होंडा ने बोला अरे भैया टीसीएस भी लगेगा। अबे टीसीएस क्या होता है? होंडा ने मिस्टर ए को समझाया, देख भाई तू गाड़ी खरीद रहा है, बड़ा आदमी है, तो तू इनकम भी होगी तेरी, तो कुछ ना कुछ इनकम के ऊपर जो टैक्स है ना वो मैं पहले ही ले लूंगा। हालांकि इस ट्रांजैक्शन में होंडा को इनकम हो रही है, मिस्टर ए को नहीं हो रही, फिर भी कट रहा है टैक्स किसका? मिस्टर ए का। तो उसको बोला जाता है टीसीएस। मिस्टर बोला ठीक है भाई, जो सरकार कह रही है। 1,15,000 गाड़ी की वैल्यू आ गई। 1,15,000, 1 लाख गाड़ी की वैल्यू, 10,000 रोड टैक्स, टीसीएस 5,000। अब सवाल ये है क्या टीसीएस को भी इंक्लूड करूं क्या? होंडा जो जीएसटी चार्ज करेगा? आंसर इज टीसीएस इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। ये बात ध्यान रखिएगा बच्चे। इसका मतलब अगर मान लो सीजीएसटी एसजीएसटी 10% होंडा लगाएगा, तो आप देख रहे हैं मैंने क्या एरो बनाया, एरो बनाकर ये करा है कि इसके ऊपर लगेगा, 5,000 पे नहीं लगेगा। यानी कि क्या कार के ऊपर जीएसटी है, क्या रोड टैक्स के ऊपर भी इंक्लूड हो जाएगा? हो जाएगा, लेकिन क्या टीसीएस पे होगा? आंसर इज नो। आई होप आपको 15 टू ए क्लियर है। तो एग्जाम में कैसे आते हैं बच्चे? एग्जाम में आते हैं कि वैल्यू ऑफ द गुड्स है 50,000 और उसके ऊपर एक टैक्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉनिक टैक्स 5,000। तो आप जीएसटी किस पे लगेंगे? 50,000 रुपया जोड़ के 5,000 यानी 55,000। आंसर इज 55,000। आई होप आपको क्लियर। 15 टू बी, एनी अमाउंट दैट सप्लायर, सप्लायर कौन होता है? बंदा जो बेच रहा है, इज लाइबल टू पे इन रिलेशन टू सच सप्लाई बट इट हैज बीन इनकर्ड बाय द रेसिपिएंट। अरे सर ये क्या बोल रहे हो? जैसे सपोज करो बच्चों, मैं आपको क्लासेस दे रहा हूँ, तो मैं सप्लायर हूँ, और मैंने ना आपको, क्योंकि मैं क्लासेस दे रहा हूँ, तो भाई मैं बुक्स भी प्रोक्योर करूंगा ताकि आपको मैं प्रोवाइड करूँ। तो मैंने अब बच्चों को ही बोला कि यार एक काम करो, तुम मुझे जो क्लासेस का पैसा दोगे ना, ठीक है, मैंने बुक वाले को पैसे देने हैं, पब्लिशर को, तो तुम ना 10-10 हज़ार रुपये उस पब्लिशर को दे दो। तो बेसिकली क्या हो रहा है? एनी अमाउंट दैट सप्लायर इज, भाई देखो बुक तो मैंने प्रिंट कराई है, मेरी लाइबिलिटी है टू पे टू द पब्लिशर, बट इट हैज बीन इनकर्ड बाय द रेसिपिएंट। आप बच्चों ने इनकर करी। अब बोलो सर हम क्यों? मैंने कहा भाई तू मेरे को डायरेक्ट मत दियो ना, वहां दे देना। ठीक है, मान लो मैं 60,000 चार्ज कर रहा हूँ, तो मैंने बोला 50 मुझे दे दे, 10,000 उधर दे दे, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? 60,000, बिकॉज दैट्स माई ऑब्लिगेशन, अन इम्पॉर्टेंट चीज इन रिलेशन टू सच सप्लाई।
और ये एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत होना चाहिए। अभी आप अपने मॉड्यूल में देखेंगे तो उसमें लिखा होगा एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं कीवर्ड की बात करूं, लाइबिलिटी किसकी है बच्चे? सप्लायर इज लाइबल, लेकिन पे कौन कर रहा है? इनकर्ड बाय रेसिपिएंट। और ये लाइबिलिटी क्यों है? इन रिलेशन सच सप्लाई, जो मैं आपको बेच रहा हूं उसके तहत। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट इज 15 टू सी। मैंने सोचा, जैसे सपोज करो कि मैंने ना सोचा कि यार इनाया ने ना आज ही क्लास थर्ड में प्रमोट हुई है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसको मैं कुछ गिफ्ट करूं। तो मैंने सोचा एक एसी गिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है बच्चे। और एसी जब मैं गिफ्ट करूंगा तो एसी तो जीएसटी लगेगा, पर मैंने बोला भैया एसी को ना पैक कर दो, और एक ना पिंक कलर के पेपर में पैक कर रहा हूँ, और उस पे ऐसे रिबन लगा देना, उस पे ग्लिटरी लगा देना। ऐसे करते करते मैंने 10,000 का डेकोरेशन मटेरियल लगा दिया उस पर, उस बॉक्स के ऊपर ही, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो स्पेशल पैकिंग या उससे रिलेटेड कोई भी खर्चा, ठीक है। तो वो जो एसी वाला भैया कह रहे देखो भैया वैसे तो 30,000 का एसी है, पर आपकी पैकिंग और इस चक्कर में 10,000 लग गया। अब सवाल ये, जीएसटी 30,000 पे लगेगा या 40,000 पे लगेगा? आंसर इज 40,000। कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंस या फिर कमीशन या फिर पैकिंग चार्ज बाय द सप्लायर टू द रेसिपिएंट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। यानी कि आप अगर एक चॉकलेट खरीद रहे हैं और अगर आपने उस चॉकलेट के ऊपर कुछ रैपिंग पेपर लगाया, तो क्या सर चॉकलेट भी जीएसटी लगेगा? रैपिंग पेपर नहीं बेटा, रैपिंग पेपर एक इंसिडेंटल एक्सपेंस हो गया, स्पेशल पैकिंग हो गया, वो भी उस वैल्यू के अंदर होता है। जैसे आप पिज्जा मंगवाते हैं, तो पिज्जा आ रहा है पर उसका जो बॉक्स है वो उसकी भी तो वैल्यू पिज्जा में होती है ना, तो दोनों के ऊपर जीएसटी लगता है, बिकॉज दैट पैकिंग इंसिडेंटल एक्सपेंस इंक्लूडेड। ठीक है बच्चे। इसी तरीके से कोई इंस्पेक्शन चार्जेस है, मैं बहुत सारा सामान मंगवाता हूँ पर इंस्पेक्शन भी होती है उसकी, तो मैं जिससे सामान मंगवा रहा हूँ उसने बोला 5 करोड़ का सामान है, मैंने कहा इंस्पेक्शन भी करवा के भेजना, कह रहा उसका 1 करोड़ और लगेगा। तो जीएसटी 5 करोड़ लगेगा, 6 करोड़, 6 करोड़ पे लगेगा। पेमेंट, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, डिजाइनिंग, ये सारी चीजें बच्चे इंक्लूड हो जाती हैं। जैसे आपने टीवी लिया या आपने एसी लिया, एसी को इंस्टॉल करा रहे हैं आप, तो क्या इंस्टॉलेशन भी वैल्यू में जुड़ जाती है? आंसर इज यस, और जीएसटी टोटल पे लगता है। और होप आपको क्लियर है। 15 टू डी। 15 टू डी कहते हैं बच्चे, देखो सपोज करो मैं ना आपको एसी बेचता हूँ, ठीक है। और वैसे तो एसी होता है 30,000 का। मैंने क्या करा है, काम कर कि ना एसी ना 10,000 का ले ले। आपने कहा अरे वाह सर आप तो बहुत अच्छे हो। मैंने कहा हाँ आगे सुन, मैंने कहा और इसको लेट भी पे करियो। आपने कहा अरे वाह सर आप तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, मतलब आप कह रहे हो कि 30,000 की चीज 10,000 में और हम लेट पे करें? हाँ बेटे हाँ। और फिर मैंने बोला और सुन लेट, आई मीन आई एम सॉरी, मैंने आपको बोल दिया लेट पे करियो। मैं आपको ये बोलना चाह रहा था कि 10,000 एसी कितने का था? 30,000 का। मैं कितने का बेच रहा हूँ? 10,000 का। आपने बोला बहुत अच्छी बात है। और मैंने कहा कि 1 महीने का क्रेडिट ले ले। आपने कहा 30 डेज तक आपको, फिर मैंने कहा "हाँ, नहीं चाहिए"। और मैंने कहा और सुन 10 दिन और डिले कर दियो। आपने कहा क्यों सर? मैंने कहा मैं 10 दिन के डिले का ना तेरे से 20,000 रुपए इंटरेस्ट चार्ज कर लूंगा, क्योंकि इंटरेस्ट पे तो जीएसटी नहीं है ना भाई। मैं तो दिखाऊंगा एसी 10,000 का, ठीक है, और इंटरेस्ट वाले पे साइड कर देंगे, ठीक है। लेकिन सरकार ने ये बात सुन ली बेटे, और सरकार ने बोला अगर आप कोई भी इंटरेस्ट या लेट फीस या पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट लेते हैं, तो उसके ऊपर भी जीएसटी लगता है, और इसको आपको इंक्लूड करना पड़ेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में। आई होप आपको ये बात क्लियर है। और ये जो बात लिखी हुई है, लिखा है टाइम ऑफ सप्लाई, इसका कब बताता हूँ, रिसिप्ट बेसिस। ये अगर जो बच्चों को टाइम ऑफ सप्लाई ध्यान है वो वाली चीज है, ठीक है। अब एक बहुत छोटी सी चीज, जैसे सपोज करो मैंने आपको कोई एक छोटी सी चीज भेजी और उसके ऊपर ना इंटरेस्ट कितना है बच्चे? 500 रुपए। अच्छा जी। अब क्या होगा आपके एग्जाम में ना बच्चों, कभी कभी लिखा होगा कि इंटरेस्ट कितना है? 500। तो आप सोचोगे 500 को ऐड करूंगा, ठीक है। बट आप ना मॉड्यूल में देखना कि हम लोग ना मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में एज्यूम कर रहे हैं कि ये 500 के अंदर ही जीएसटी है। क्योंकि देखो जब हम किसी से ब्याज लेते हैं ना, हम ये नहीं कहते 500 प्लस जीएसटी। मैंने कहा भाई तेरा ब्याज बन रहा है 500, उसने दे दिया, तो अब ये 500 के अंदर ही तो जीएसटी है ना बच्चे। तो मैं क्या मान रहा हूँ, एज्यूम 500 इंक्लूड जीएसटी। और मान लो जीएसटी रेट कितना है? 20%। तो अगर 500 120 है, तो 100 कितना है? इसका मतलब टोटल इंटरेस्ट हुआ 417, और इसके ऊपर जीएसटी हुआ 83 रुपीज। तो व्हाट इज द वैल्यू? वैल्यू इज 417। आई होप आप सभी बच्चों को क्लियर है। ओके, लास्ट बच्चों और फिर इंक्लूड्स पार्ट हमारा डन है, एंड दैट इज 15 टू ई। देखो भाई, मैं आपको एसी बेचूंगा और 30,000 का है। 15,000 आप दे दीजिए। सरकार की सब्सिडी स्कीम चल रही है, सरकार कह रही है सबको एसी 15,000 का बेचो। मैंने कहा मैं क्यों बेचूं? सरकार ने बोला हम 15,000 देंगे आपको।
मैंने कहा बढ़िया है। तो आप मुझे बताइए वैल्यू क्या होगी, मतलब आपसे मुझे कितने मिल रहे हैं 15,000, गवर्नमेंट कितना दे रही है 15,000, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, आंसर इज 15,000 ओनली। यानी कि जो भी सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, सब्सिडी अगर बच्चे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट देगी तो क्या वो वैल्यू में इंक्लूड होगा, नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा अगर कोई सब्सिडी हुई अदर्स, ठीक है, और अगर वो प्राइस, तो अदर सब्सिडी इंक्लूड होगी अगर वो क्या होगी, प्राइस लिंक्ड। जैसे एसी 30,000 का था, 15,000 आपसे लिया, 15,000 एक एनजीओ दे रहा है, तो मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा 30,000। ठीक है बच्चे। और अगर वो प्राइस लिंक्ड नहीं हुई, मतलब उसने बोला सस्ता लैंड ले लियो, तेरे को हम ये वाली सुविधा दे देंगे, तो भाई उसकी वैल्यूएशन में कैसे निकाल पाऊंगा। तो अगर अदरवाइज हुआ तो वो इंक्लूड नहीं। एक बार मैं आपको समराइज कर देता हूँ, सब्सिडी 15(2)E में इंक्लूड होती है, लेकिन अगर ये सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, स्टेट गवर्नमेंट, तो इंक्लूड नहीं होती। अगर अदर पर्सन देते हैं तो इंक्लूड होती है, बस कंडीशन ये है कि प्राइस लिंक सब्सिडी होनी चाहिए। आई होप आपको ये भी क्लियर। लास्ट चीज पर आ गए बच्चे अब हम लोग, दैट इज 15(3), दैट इज कि सर क्या चीजों को हम एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है बच्चे। एंड 15(3) कहता है, देखो भाई आप जब मार्केट में जाते हो तो आप कोई भी चीज खरीदते हो तो थोड़ा नेगोशिएट करते हो कि भैया हम 2 मोबाइल ले लेंगे, एक मोबाइल लेने गए थे, आपने बोला भैया हम 4 ले लेंगे, कुछ डिस्काउंट कर दो। तो क्या डिस्काउंट को एक्सक्लूड करा जाता है, मतलब मान लो मैं आपको कोई चीज 50,000 की बेच रहा हूँ, अब मेरी दुकान पर है और मैंने आपको 10,000 का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, तो लॉजिकली बिल कितने का बनेगा सोचो, 40,000 का ही बनेगा ना, 50,000 का तो बिल नहीं बना दूंगा। 50,000 प्राइस था, 10,000 डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट माइनस हो गया तो 40,000 का बिल। अब सवाल ये है कि क्या ये डिस्काउंट एक्सक्लूड हो जाएगा फॉर जीएसटी पर्पस ऑल्सो, आंसर इज यस। सो वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सक्लूड्स डिस्काउंट, डिस्काउंट को भी बाहर कर दिया जाएगा बच्चा। ठीक है। तो एंड अब मैं आपको बताता हूँ, कुछ डिस्काउंट एक्सक्लूड हो जाते हैं और कुछ डिस्काउंट एक्सक्लूड नहीं होते। पहला वाला बहुत आसान है, ये समझेगा, ये हम नॉर्मल डे टू डे में डिस्काउंट लेते हैं। ठीक है। यानी कि डिस्काउंट क्या है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, यानी कि जब कोई इंसान बेच रहा है उसी टाइम पे डिस्काउंट की बात हो रही है। एंड इफ डिस्काउंट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, एग्जांपल, आप मार्केट में गए और मार्केट में एसी कितने का मिल रहा है, 50,000 का, और आपने डिस्काउंट ले लिया बेटे 10,000 का, तो वैल्यू कितनी आ गई, 40,000। तो जो जीएसटी है वो किस पे लगेगा बच्चे, 40,000। इसी को तो बोला जा रहा है। तो ये डिस्काउंट क्या हो गया हमारा 15(2)A का। वाई, ये डिस्काउंट कब दिया गया, एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जब बेचा जा रहा है तभी डिस्काउंट दिया जा रहा है। लेकिन बच्चे कुछ डिस्काउंट ऐसे होते हैं जो कि जब बेचा जाता है तब पता ही नहीं होता, जैसे कि कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है सर, देखो बेटे आप मेरी दुकान पर आए एंड मैंने आपको क्रेडिट सेल करा, ठीक है, सपोज करिए मैंने आपको क्रेडिट सेल करा, तो 1 महीने का क्रेडिट दिया मैंने आपको, और आपने ना, मान लो कितने रुपए का सामान बेचा मैंने, वो 50,000 का, ठीक है। तो सोच के देखिएगा, मान लो ए ने बी को कुछ सप्लाई करा, और मैं आपको ये इसलिए बना के दिखा रहा हूँ, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि बिल बन चुका है, 50,000 का बिल बन चुका है और जीएसटी इस पे चार्ज हो चुका है। और ये सप्लाई कैश पे है या क्रेडिट पे, क्रेडिट पे। कितने महीने के क्रेडिट पे, 1 मंथ। और मैंने आपको ये बोल दिया था कि अगर तुमने मुझे जल्दी पेमेंट दे दिया ना, तो मैं आपको कुछ कैश डिस्काउंट दे दूंगा, मतलब क्योंकि अगर आप अर्ली पेमेंट करोगे तो मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा। अब आप मुझे बताइए, क्या ये डिस्काउंट आपको सप्लाई के टाइम पे मिल रहा है या आफ्टर सप्लाई मिल रहा है, आंसर इज आफ्टर द सप्लाई हैज टेकन प्लेस। तो क्या, सपोज करो अगर इस बंदे ने, मिस्टर बी ने 10 दिन बाद ही पेमेंट कर दी, ठीक है, मान लो मिस्टर बी हैज पेड इन 10 days, और मैंने इसको डिस्काउंट दे दिया, जा भाई खुश रहे, 5,000 का। अब सवाल ये है, क्या ये 5,000
वैल्यू ऑफ सप्लाई में से माइनस होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सोच के देखिए। और इसके ऊपर थोड़ा सा और गहरा सोचिएगा। मिस्टर ए ने तो इनवॉइस नंबर 1 तो इशू कर दिया होगा, तो उसने तो अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कितने की दिखा दी होगी? मान लो 10% है तो 5,000, क्योंकि 50,000 का 10% 5,000 आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। एंड सिमिलरली मिस्टर बी ने आईटीसी कितना रिकॉर्ड कर लिया होगा? 5,000, क्योंकि भी तो ये दोनों को नहीं पता कि क्या वो पहले पे करेगा या नहीं करेगा। ये तो 10 दिन बाद पता लगा कि मिस्टर बी ने पेमेंट कर दी। तो मिस्टर बी बोलेगा सर आपने बोला था मुझे डिस्काउंट दोगे, तो आप मुझे बताइए क्या ये डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई मिला या आफ्टर सप्लाई मिला? आंसर इज आफ्टर सप्लाई। तो सबसे पहला बाइफर्केशन 15 टू ए क्या कह रहा था? एट द टाइम ऑफ सप्लाई। 15 टू बी आफ्टर द सप्लाई। अब दूसरा सवाल, क्या ये वैल्यू में से कम हो सकता है? जो वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जिसके ऊपर हम जीएसटी पे कर चुके हैं, जिसके ऊपर वो आईटीसी बुक कर चुका है, क्या ये कम हो सकता है? आंसर इज यस, इफ डिस्काउंट इज एज पर दी एग्रीमेंट। यानी कि इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट पहले ही बन चुका था, बेचने के टाइम पे, सप्लाई के टाइम पे एग्रीमेंट बन चुका था, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, पहली बात, क्या माइनस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कंडीशन नंबर 1, डिस्काउंट शुड बी एज पर द एग्रीमेंट बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई। डिस्काउंट शुड बी लिंक्ड विद द इनवॉइस। सेकेंड कंडीशन, हालांकि ये एक ही कंडीशन होती है वैसे देखा जाए तो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि भाई मैं तेरे को डिस्काउंट दे दूंगा 5,000 का, ठीक है, लेकिन तूने तो आईटीसी पूरे पे बुक कर लिया। यानी कि जो भी आईटीसी ऑन सच डिस्काउंट, क्योंकि आप सोच के देखिए बेटे, अगर मैं इसको डिस्काउंट दूंगा 5,000 का, तो कॉरेस्पॉन्डिंग जीएसटी भी तो कम होगा, क्योंकि बोलेगा भाई साहब अगर आपने डिस्काउंट दिया है, आपने तो 50,000 जीएसटी लगाया था, लगना तो 45,000 पे था। मैंने कहा हाँ बात तो सही है। तो उसने कहा बिल्कुल ऐसे हो जाएगा सरकार के, बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। पर मिस्टर भी, तुमने आईटीसी भी तो ज्यादा बुक कर रखा है, तो तुम इस आईटीसी को रिवर्स कर दो और जिंदगी में मजे ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आप बोलेंगे सर ये माइनस कैसे होगा, मतलब इनवॉइस को फाड़ के एडिट करके? नहीं बेटे, आप एक क्रेडिट नोट कैन बी इशूड फॉर डिस्काउंट मेंशन। यानी कि क्रेडिट नोट की इतनी पावर होती है कि अगर मैंने मान लो बी को, अब मैंने अगर बेनिफिट देना है ना 5,000 का, मैं उसे क्रेडिट नोट इशू करूंगा 5,000 का, उस पर जीएसटी चार्ज करूंगा 10%, 500, यानी कि 5500 का मैं उसे क्रेडिट नोट इशू करूँ। आपके मन में सवाल आ सकता है सर अगर ये बात हमने पहले से डिसाइड नहीं करी तो, अगर हमने एग्रीमेंट नहीं बनाया तो? ठीक है, पर फिर भी क्या मैं दे सकता हूँ कैश डिस्काउंट? दे तो सकता हूँ बेटे, लेकिन जीएसटी वाला कह रहा है अभी तुम्हारे धंधे की बात है। अब जीएसटी बोलेगा ऊपर की कंडीशन 15 टू बी की अगर सेटिस्फाई नहीं हुई ना, इफ डिस्काउंट इज नॉट अलाउड टू बी रिड्यूस फ्रॉम द वैल्यू, कमर्शियल क्रेडिट नोट कैन बी इशू। मैं दुकानदार हूँ, मेरे को उसके साथ रिलेशन अच्छा रखना है सर, उसने 10 दिन बाद पेमेंट कर दी, हाँ मैंने एग्रीमेंट नहीं बनाया, हो गई गलती, तो सरकार कह रही है हो गई तो हो गई, हमारे पास मत आना। बट फिर भी क्या मैं उसे डिस्काउंट दे सकता हूँ? दे सकता हूँ। कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करके? कमर्शियल क्रेडिट नोट। और कमर्शियल क्रेडिट नोट का कोई इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो जीएसटी को कम कर दे। आई होप आपको ये बात क्लियर है। इसके बाद एक होता था बच्चे स्टैगर्ड डिस्काउंट, बाय मोर सेव मोर, या बाय वन गेट वन फ्री। तो इसका क्या मतलब होता है? क्या ये कोई स्टैगर्ड डिस्काउंट को, एक बार मैं बोलता हूँ यही बाय मोर सेव मोर, कि अगर आप ज्यादा खरीदेंगे तो ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा जी, तो सर ये तो मुझे बाद में पता लगेगा ना, जैसे वॉल्यूम डिस्काउंट भी बाद में। हाँ तो ठीक है, क्या ये माइनस हो जाएंगे? कंडीशन वही है, एग्रीमेंट बिटवीन द बायर एंड सेलर शुड बी एट द टाइम ऑफ सप्लाई। और जब भी डिस्काउंट मिलेगा तो उससे रिलेटेड आईटीसी जो रेसिपिएंट ने बुक करा होगा वो रिवर्स करना पड़ेगा। सच डिस्काउंट आर शोन इन द इनवॉइस इटसेल्फ आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस। और बस कंडीशन भैया कि जो दूसरा बंदा है भाई उसको बोल दे भाई रिवर्स कर दे, और ये एग्रीमेंट पहले से दिखा दो, माइनस हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट पॉइंट बेटे और खत्म आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई सारा का सारा। दैट इज नो क्लेम बोनस। आपकी बुक्स में आपको नो क्लेम बोनस दिखेगा। बेसिकली नो क्लेम बोनस क्या होता है? नो क्लेम बोनस होता है कि एक, अगर आपने इंश्योरेंस ले रखी है और अगर आप कोई भी क्लेम नहीं करते, तो इंश्योरेंस कंपनी बहुत खुश होती है, कितना अच्छा इंसान है, मेरे को तंग नहीं करा, तो उसके लिए वो आपको एक डिस्काउंट देती है। अब जो नेक्स्ट प्रीमियम चार्ज करती है ना, उस पर डिस्काउंट देती है। तो क्या वो वाला डिस्काउंट, सो नो क्लेम बोनस का डिस्काउंट क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ डिस्काउंट गिवन बाय इंश्योरेंस कंपनी टू पॉलिसी होल्डर पर्सन, और पॉलिसी होल्डर डज नॉट मेक एनी क्लेम। तुम बहुत अच्छा लगा आपने कोई क्लेम नहीं करा, तो जब मैं नेक्स्ट प्रीमियम चार्ज करूंगा आपको डिस्काउंट दूंगा। अब सवाल है क्या वो डिस्काउंट माइनस हो जाएगा? आंसर इज यस, इट विल बी रिड्यूस फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द सप्लाई। आई होप आप सभी बच्चों को ये वीडियो पूरी की पूरी समझ आई होगी। एंड अब आपने क्या करना है बच्चों, इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन करिए।
और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए एंड मैं आपको रिवर्ट करूंगा, नहीं तो आपके पास मेरा नंबर तो है। बट यस, वैल्यू ऑफ सप्लाई को पूरा का पूरा अच्छे से कर लीजिएगा, प्रैक्टिकल करना, आपने डेटा सारा बोल दिया मैंने। ऑल द वेरी बेस्ट।